क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे कुछ नाम, सत्ता और आम इंसान दोनों के दिलों में एक जैसा खौफ पैदा कर सकते हैं? तो आइए आज इतिहास के उन सियाह पन्नों को पलटते हैं जब चंबल के बीहड़ों और दक्षिण के घने जंगलों में कुछ ऐसे ही नाम गूंजते थे। आज के इस विश्लेषण में हम 5 ऐसे चेहरों की कहानी और उनके सफर को गहराई से समझने वाले हैं, जिन्होंने जुर्म की दुनिया में एक बिल्कुल अलग ही पहचान बनाई। हम बहुत ही निष्पक्ष तरीके से देखेंगे कि आखिर वो क्या हालात थे, उन्होंने क्या किया और अंत में उनका क्या हश्र हुआ। आज हम जिन 5 कहानियों से गुजरने वाले हैं वो कुछ इस तरह है। सबसे पहले बात चंबल के सबसे कुख्यात डकैत की, उसके बाद एक चैंपियन एथलीट के बागी बनने की दास्तान, फिर हम फूलन देवी की दर्दनाक कहानी पर नजर डालेंगे, उसके बाद दक्षिण में वीरप्पन का आतंक और आखिर में आधुनिक हथियारों से लैस निर्भय गुज्जर। हर एक केस स्टडी इस पूरे काले इतिहास का एक नया, एक अलग ही पहलू हमारे सामने रखेगी। तो चलिए सीधा चलते हैं 1940 और 1955 के दौर में। ये वो समय था जब चंबल में सिर्फ एक ही नाम का सबसे ज्यादा खौफ था, और वो नाम था मानसिंह। आगरा के एक राजपूत परिवार से आने वाले मानसिंह को सच कहूं तो उस दौर का सबसे खतरनाक डाकू माना जाता था। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1112। जी हाँ, 1112। ये कोई हवाई नंबर नहीं है, ये वो आधिकारिक मामले हैं जो लूट के लिए मान सिंह के खिलाफ दर्ज किए गए थे। मतलब आप खुद ही सोचिए कि उनका नेटवर्क और उनका खौफ किस भयानक स्तर पर फैला हुआ था। और बात सिर्फ लूटपाट तक ही सीमित नहीं थी। 125 ये उन हत्याओं का आंकड़ा है जो मान सिंह से जुड़ी थीं। इन आंकड़ों ने आगरा, मथुरा और मुरैना के पूरे इलाके में ऐसी दहशत कायम कर दी थी कि लोग बस उनका नाम सुन के ही थरथर कांपते थे। लेकिन मान सिंह के मामले में एक बहुत ही अजीब सा विरोधाभास है। एक तरफ 1100 से ज्यादा लूट और दूसरी तरफ उनकी एक रॉबिन हुड वाली छवि। वो अमीरों को लूटते थे लेकिन उसी पैसे से गरीबों और लाचारों की मदद भी करते थे। दरअसल इसी दोहरी छवि की वजह से वो इतने लंबे वक्त तक बचे भी रहे। लेकिन खैर 1955 में मध्य प्रदेश पुलिस के साथ भिंड में हुए एक एनकाउंटर में उनके इस पूरे साम्राज्य का अंत हो गया। अब आते हैं हमारी दूसरी केस स्टडी पर, पान सिंह तोमर। ये कहानी मतलब पूरी तरह से अलग और सच में हैरान कर देने वाली है। ये कहानी है देश का गौरव बढ़ाने से लेकर चंबल का खौफ बन जाने तक की। ये बदलाव ना बहुत ही एक्सट्रीम था। एक तरफ देखिए, एक बेहद अनुशासित भारतीय सेना का जवान और शानदार एथलीट, और दूसरी तरफ चंबल घाटी का एक खूंखार बागी। एक ही इंसान की जिंदगी के ये दो बिल्कुल अलग अलग सिरे हैं। देश की सेवा करने वाले एक फौजी का बागी बन जाना, यही इस कहानी का सबसे उलझा हुआ हिस्सा है। जरा उनके खेल करियर के अचीवमेंट्स देखिए, कोई भी हैरान रह जाएगा। 1950 और 60 के दशक में वो लगातार 7 बार नेशनल स्टीपल चेस चैंपियन रहे। 1952 के एशियन गेम्स में उन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया, और सबसे कमाल की बात, पूरे 10 सालों तक ट्रैक पर उनका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि इंटरनेशनल लेवल का एक खिलाड़ी चंबल के बीहड़ों में उतर गया? हुआ कुछ यूं कि सेना से रिटायर होने के बाद जब वो अपने गांव लौटे तो एक बहुत ही गंभीर जमीनी विवाद में फंस गए, और इसी विवाद और सिस्टम से मिली निराशा ने उन्हें बंदूक उठाने पर मजबूर कर दिया। वो सीधे खेल के मैदान से जुर्म की दुनिया में आ गए, और आखिर में 1981 में कानून प्रवर्तन अधिकारियों के साथ एक मुठभेड़ में उन्हें मार गिराया गया। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे नाम की जिसकी शायद सबसे ज्यादा चर्चा हुई, फूलन देवी। एक ऐसी कहानी जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया था। इसका असर इतना गहरा था कि हम सब जानते हैं, इस पर बैंडिट क्वीन नाम की एक बहुत ही मशहूर फिल्म भी बनी। इनका सफर देखिए, कितना उथल-पुथल भरा रहा। शुरुआत हुई एक बाल विवाह से, और फिर एक बहुत ही खौफनाक अपराध का शिकार होने से, जिसने उन्हें डकैत बनने की राह पर धकेल दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 1983 में उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के दखल के बाद सरेंडर किया। फिर वो राजनीति में भी आईं, संसद सदस्य भी बनी। लेकिन 25 जुलाई 2001 को उनकी हत्या के साथ इस पूरे दर्दनाक सफर का एक बहुत ही हिंसक अंत हो गया। अब हम चंबल के बीहड़ों से थोड़ा बाहर निकलते हैं और चलते हैं दक्षिण भारत के घने जंगलों की तरफ। केरल,
तमिलनाडु और कर्नाटक के इन जंगलों में कई दशकों तक सिर्फ एक ही नाम खौफ का दूसरा नाम था, वीरप्पन। वो सिर्फ 18 साल की उम्र में ही शिकारियों के गिरोह में शामिल हो गया था। वीरप्पन ने जो पारिस्थितिक तबाही मचाई वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। 900 से ज्यादा हाथियों का शिकार, जी हाँ, 900 से ज्यादा। हाथी दांत और चंदन की तस्करी का उसने इन जंगलों में एक बहुत ही भयानक साम्राज्य खड़ा कर लिया था। ये सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ा एनवायरमेंटल क्राइसिस भी था। और आपको पता है इस खौफ को खत्म करने की कीमत क्या चुकानी पड़ी? पूरे 20 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये वो भारी भरकम रकम है जो सरकार को उसे पकड़ने के ऑपरेशंस में लगानी पड़ी। भारतीय सेना और पुलिस को सालों साल कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, जो खुद बताता है कि जंगलों में वीरप्पन की पकड़ कितनी मजबूत थी। आखिरकार कई सालों की लुका-छिपी के बाद 18 अक्टूबर 2004 को एक बहुत बड़े ऑपरेशन में वीरप्पन का एनकाउंटर कर दिया गया। पुलिस की गोली लगने से उसकी मौत हो गई और इसी के साथ दक्षिण भारत के जंगलों से एक बहुत लंबे और खौफनाक दौर का खात्मा हो गया। अब हम आ गए हैं 2000 के दशक की शुरुआत में। इस समय तक आते आते ना डकैती का तरीका भी पूरी तरह से बदल रहा था और इसे सबसे करीब से समझा जा सकता है निर्भय सिंह गुज्जर के मामले में। यकीन मानिए, ये किसी हॉलीवुड एक्शन फिल्म का सीन नहीं है। ये चंबल में निर्भय सिंह गुज्जर का असली हथियारों का जखीरा था। 80 डाकुओं की एक पूरी फौज, AK-47 राइफलें, नाइट विजन दूरबीन और बुलेट प्रूफ जैकेट्स। मतलब उसने पुरानी डकैती को पूरी तरह से मॉडर्न वॉरफेयर में बदल दिया था, जिससे उसे पकड़ना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन गया था। और ये एडवांस टेक्निक सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थी। वो हत्या, लूट और बलात्कार जैसे बहुत ही भयानक अपराधों का आरोपी था। उसका खौफ इतना था कि सैकड़ों गांव के लोग तो छोड़िए, उस दौर के बड़े बड़े और प्रभावशाली राजनेता तक उससे डरते थे। लेकिन इन सब मॉडर्न हथियारों के बावजूद 2005 में एक पुलिस एनकाउंटर में उसे भी मार गिराया गया। चलिए, अब अगर हम इस पूरी जानकारी को एक साथ रख कर देखें, तो चाहे वो 1955 का मान सिंह हो या फिर 2005 का वो हाईटेक निर्भय गुज्जर, चाहे हालात से मजबूर एथलीट पानसिंह तोमर हो या फिर प्रताड़ित फूलन देवी, एक पैटर्न जो बिल्कुल साफ नजर आता है वो ये है कि इन सभी का अंत बेहद हिंसक रहा। अपराध के इस रास्ते ने कभी किसी को भी शांतिपूर्ण अंत नहीं दिया। तो इस पूरे विश्लेषण से गुजरने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। हमने देखा कि किसी को जमीन के झगड़े ने तो किसी को समाज के जुल्मों ने हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया। तो सोचने वाली बात यह है, क्या सच में सिर्फ परिस्थितियां ही एक आम इंसान को एक खूंखार विद्रोही बना देती हैं, या फिर कहीं न कहीं अंततः ये उस इंसान का अपना चुनाव भी होता है? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। आज का ये विश्लेषण हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार ऐसे ही किसी दिलचस्प विषय के साथ फिर मिलेंगे।